हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो सिलेबस के अनुसार होंगे। आपको यहाँ 7-8 प्रश्नों के बारे में उत्तर सहित बताया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी प्रश्न उत्तर। आपको ये सभी प्रश्न ध्यान से देखने हैं और याद करने हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए जाएंगे कि एक संख्या अथवा लक्षण को जो मापने की प्रदर्शनी है उसे प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ आपके सामने ऑप्शन है ए अंक, दूसरा आंकड़ा, तीसरा संख्या और चौथा है लक्षण। तो इसका आपको सही उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप देना है, तो इसका सही उत्तर होगा आंकड़े। प्रश्न दूसरा है कि एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है। किसका माप है? तालिका, आवर्ती का, वास्तविक संसार का या सूचना का। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है और सही उत्तर है आपका वास्तविक संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान चिन्ह में फॉर एंड क्रॉसिंग फिफ्थ द्वारा सामूहिकरण को क्या कहते हैं? फॉर एंड क्रॉस विधि, मिलान विधि, आवर्ती अंकित विधि या समावेशी विधि। तो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फॉर एंड क्रॉस विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजाई एक विधि है जिसमें क्या होता है? साधारण आवर्ती मापी जाती है या संचयी आवर्ती मापी जाती है? साधारण आवर्ती अंकित की जाती है या संचयी आवर्ती अंकित की जाती है? इनमें से जो सही उत्तर है वह आपको देना है। इसका उत्तर है संचयी आवर्ती अंकित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ग के दोनों अंत आवर्ती समूह के लिए गए हों तो इसे क्या कहते हैं? बहिष्कार विधि, समावेशी विधि, चिन्ह विधि या सांख्यिकी विधि। तो इसका सही उत्तर है समावेश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, लिखने हैं। तो आपको इनके उत्तर देने हैं रिटर्न में, इनको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, आंकड़ों के स्रोत में से लिया गया है कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो जो आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी संस्था या संगठन द्वारा इकट्ठे या एकत्रित किए जाते हैं उन्हें आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं या विधियां कौन कौन सी हैं? तो आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची तथा अन्य विधि शामिल की गई हैं। तो अब हम यहाँ इनको एक एक करके थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत प्रेक्षण क्या है। तो यह सूचनाओं के उस संग्रह से संबंधित है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह ग्रुप के द्वारा क्षेत्र में प्रक्षेपण द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिगत प्रेक्षण। इसकी जो दूसरी विधि है वो है साक्षरता यानी इंटरव्यू। इसके द्वारा शोधकर्ता जो रिसर्च करता है वो उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष मतलब सीधे सूचना, संवाद और बातचीत द्वारा आंकड़ों को प्राप्त करता है। सीधे प्रश्न के द्वारा पूछता है और उसका उत्तर वो लिखता है। अब है नेक्स्ट जो विधि है वो प्रश्नावली या अनुसूची। इनमें थोड़ा सा अंतर है, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि प्रश्नावली के अंतर्गत क्या होता है? आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध करने के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जाता है। साक्षर यानी जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जबकि होता क्या है प्रश्नावली में, जबकि अनुसूची के अंतर्गत प्रश्नावली से मिलते जुलते केवल जांच पड़ताल से जुड़े प्रश्न होते हैं। इनमें अंतर क्या है? प्रश्नावली और ऐसा क्यों है? तो प्रश्नावली और अनुसूची में मात्र अंतर यह है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है वह प्रश्नों को स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। तो जो प्रश्नावली है उसमें खुद भरता है, उसको लिस्ट दे दी जाती है और उसके उत्तर वो खुद भरता है। अन्य विधि है उसमें क्या क्या है? प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की अन्य जो विधियां, उसमें दूर संवेद
रिमोट सेंसिंग तथा वायु फोटो चित्र विशेष उल्लेखनीय है। वायु फोटो चित्रों की सहायता से, वायु फोटो चित्र क्या है, ये आपने 11वीं में पढ़ा है कि जो वायु फोटो जो आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा लिए जाते हैं उन्हें वायु फोटो कहते हैं, की सहायता से मानव बस्तियों, यातायात के मार्गों, मिट्टियों तथा भूमि उपयोगों के संबंध आदि की महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की उपयोगिता का वर्णन उनके गुण व दोषों के आधार पर कीजिए। मीन, मोड, मीडियन। तो इसका है कि सामान्य वितरण के में माध्य, माध्यिका या बहुलक का मान समान होता है सामान्य वितरण में, ठीक है। अधिकतम आवर्ती का मान वितरण के मध्य में होता है, बीच में होता है। मध्य बिंदु से आधी इकाइयाँ ऊपर तथा आधी नीचे होती हैं, तो उसे जब भी बीच का कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कि अधिकतर इकाइयाँ वितरण के मध्य में अर्थात माध्य के निकट होती हैं। 5वां पॉइंट है कि अति उच्च और अति निम्न, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला की बारंबारता का बंटन बहुत ही कम होता है। सामान्य वितरण की आकृति घंटाकार वक्र जैसी होती है। कैसी? घंटा के आकार की होती है, क्योंकि यह वक्र सममित होते हैं। यदि आंकड़े विषम तथा विकृत हो तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाती नहीं होंगे। और नेक्स्ट है कि सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों की तुलना आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुदंड आरेख और यौगिक आरेख में क्या अंतर है, बताइए या स्पष्ट कीजिए। तो बहुदंड, बहुदंड जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि एक से ज़्यादा दंड आरेख में किसी घटक के विभिन्न तत्वों को समूह के एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत की कुल साक्षरता दर की दशकीय का मतलब 10 वर्षों में वृद्धि को एक दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी के साथ इसमें कुल जनसंख्या, उसकी प्रतिशतता, स्त्री प्रतिशतता, पुरुष साक्षरता दर को भी अलग अलग दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि यौगिक दंड आरेख होते हैं उसमें किसी घटक के विभिन्न तत्वों को एक ही दंड द्वारा, एक ही आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत में विद्युत का कुल उत्पादन, मतलब बिजली का कुल कितना उत्पादन एक दंड या आयात पर दिखाया जाता है। उसी दंड पर तापीय बिजली या जलीय विद्युत या नाभिकीय विद्युत के योगदान को उनकी मात्रा के अनुरूप दिखाया जाता है। यह उत्पादन दिए गए वर्ष के अनुरूप प्रदर्शित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे, इसके बारे में पूछा जा सकता है डायग्राम के माध्यम से कि भारत में साक्षरता दर के दिए गए आंकड़ों के आधार पर बहुदंड आरेख की रचना कीजिए। जो अभी पहला प्रश्न था कि बहुदंड आरेख किसे कहते हैं, उसी के बारे में आपको समझाना है। आपको इस तरह से कोई भी डाटा दे दिया जाएगा। मान लीजिए यही है कि यहाँ पर साक्षरता दर 1951 से 2011 के मध्य दी गई है। यहाँ कुल जनसंख्या दी है, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता। इसके आधार पर आपको क्या करना है, दंड आरेख के माध्यम से बताना है। तो कैसे बताओगे? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से बनाना है। रचना कैसे करोगे? जो ऊपर तालिका दी गई थी, जो आंकड़े दिए गए थे, उसमें क्या था, कुल साक्षर जनसंख्या तथा पुरुष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत दिया गया था। ऐसी संख्याओं को दर्शाने के लिए बहुदंड आरेख, ये इसमें ये भी है, ये भी है और ये, तो 3 आरेख हो गए, यानी एक से ज़्यादा हो गए, के आधार पर आधार रेखा तथा मापनी रेखा बनाकर कुल साक्षरों, पुरुष में महिला साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को दर्शाने के लिए प्रति वर्ष 3 दंड समुच्चय बनाने होंगे आपको। कौन से? एक तो कुल जो है वो, दूसरा पुरुष साक्षरता और तीसरा स्त्री साक्षरता। इन दंडों के विभिन्न आबाएं भरकर इनका इंडेक्स बना लीजिए, जो नीचे दिए गए इस तरह से। इस तरह
आरेख पूरा होगा चित्र। यहाँ पर आपको दर्शाना है कि पुरुषों के लिए क्या कैसा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरे भी आप इंडायरेक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर पुरुषों व्यक्ति जो टोटल व्यक्ति है वो उसके लिए ये ब्लैक, पुरुषों के लिए इस तरह से और स्त्रियों के लिए ये डॉट वाला इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर 1951 में ये यहाँ है, 1961 में यह है, जो पीछे डाटे में दिया गया है उसको देखकर आप इस तरह से भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना तंत्र में अस्तचलित या अस्तेन विधि के गुण क्या है। ये चैप्टर 6 उसमें से लिया गया है, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार आपको दिए गए हैं। तो जो चैप्टर 6 है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें से अब की बार 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे और 1 अथवा में दिया गया आपको। तो इस तरह से आपको करना है। अब है कि भौगोलिक सूचना तंत्र में अस्तचलित या अस्तेन विधि के गुण क्या हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र में अस्तेन निवेश की 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। कितनी? 4। पहला है स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि, उनको लिखना। गुणन्यास की प्रविष्टि, उनको दर्ज करना है। स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन तथा संपादन करना। और जहाँ आवश्यक हो, जहाँ जरूरी हो, स्थानिक का गुणन्यास को से योजन करना, मिलान करना। आंकड़ा निवेश की अस्तेन विधियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि सूचना आधार की स्थिति सदिश या सदिश है यानी वेक्टर है अथवा चित्ररेखा पुंज वाली है। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों के निवेश की सर्वाधिक प्रचलित विधियां अंक रूपण तथा क्रम विकसन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्ररेखा पुंज और सदिश, जिसे रेक्टर कहते हैं, रेस्टर, और सदिश यानी वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो स्थानिक आंकड़ों का प्रदर्शन चित्ररेखा पुंज, रेस्टर और सदिश यानी वेक्टर फॉर्मेटों के द्वारा होता है। इसमें चित्ररेखा पुंज आंकड़ा फॉर्मेट यह है वर्गों के जाल के रूप में, वर्ग हैं, छोटे छोटे वर्ग हैं, उनका जाल बना हुआ है, उसके रूप में आंकड़ों का ग्राफी प्रदर्शन है ग्राफ में। इसमें स्तंभों व पंक्तियों का जाल होता है जिसे ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का मतलब पूरा जाल पहला होता है, उसे ग्रिड कहते हैं। एक स्तंभ व एक पंक्ति में भेदन स्थल को सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल को एक स्थान दिया जाता है तथा उसके आधार पर ही उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसकी पंक्तियों व स्तंभों के निर्देशांक किसी भी व्यक्तिगत या पिक्सेल की पहचान कर सकते हैं। आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता की प्रतिबिंब के पुनर्गठन अथवा दृश्यांक में सहायता करता है। सेलों के आकार तथा उनकी संख्या के बीच संबंध को चित्ररेखा पुंज यानी रेस्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। रेस्टर फॉर्मेट में आंकड़ों का जाल या वर्ग के आकार के प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है, जो आपके सामने इस तरह से हो सकते हैं। ये आपको ये पिक्सल के रूप में दिखा गया है, तो इस तरह से हो सकता है। अब है चित्ररेखा पुंज। चित्ररेखा पुंज फाइल फॉर्मेटों का प्रयोग है निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे वाया फोटोग्राफों, उपग्रह प्रतिबिंब, वाया जो आसमान से लिए जाते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, क्रम विकसित कागजी मानचित्रों के अंकिकीय प्रदर्शन के लिए। दूसरा है जब लागत यानी कीमत को कम करना आवश्यक हो जब भी इसका यूज किया जाता है। जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्रणीय लक्षणों का विश्लेषण आवश्यक हो और जब बैंक ड्राफ्ट मानचित्रों की आवश्यकता हो। तो यह है चित्ररेखा पुंज। अब है सदिश यानी वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट। इस वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट क्या है कि एक सदिश यानी वेक्टर आंकड़ा फॉर्मेट अपने यथार्थ निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। इसमें रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रमण होता है।
रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रमण के अनुरूप होती है। बहुभुजों का निर्माण बिंदुओं अथवा रेखाओं द्वारा होता है। सदिश यानी वेक्टर आंकड़ों के निवेश के लिए अस्तेन अंककरण सर्वोत्तम विधि है। सदिश आंकड़ा प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के आरंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को अंकित कर रेखा की स्थिति स्पष्ट करके होगा। यह होता है प्रत्येक बिंदु की अभिव्यक्ति 2 अथवा 3 संख्याओं के रूप में होगी। यह इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि प्रदर्शन द्विआयामी अथवा त्रिआयामी है। इन्हें प्राय एक्स वाई तथा एक्स वाई जेड, द्विआयामी है तो एक्स वाई से, और अगर त्रिआयामी तो एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब आपके जो वेक्टर है ये इस तरह से दर्शाया, ये द्विआयामी है और एक्स वाई जेड ये द्विआयामी का चित्र दिया गया है, और एक्स वाई जेड होता है वो त्रिआयामी है। तो ये वेक्टर का चित्र है, इसको इस तरह से बनाना है, आपको पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। भौगोलिक, ये भी 6 चैप्टर से लिया गया है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र है, इसके जो प्रमुख या महत्वपूर्ण घटक है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया। इसे चित्र के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। जो चित्र इस तरह से हो सकते हैं। यदि आपसे चित्र नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इनको लिख कर भी बता सकते हैं। जैसे लोग हैं, ये लोग हैं, ये हार्डवेयर है, ये प्रक्रिया, ये आंकड़े डाटा, और ये सॉफ्टवेयर। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो आज जो आपके सामने प्रश्न उत्तर लेकर आया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरह के प्रश्न प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनमें से ही आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और तैयारी करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आशा करता हूं कि ये प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं इसके 3 सेट बनाऊंगा, क्योंकि परीक्षा में बैच के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा बैच के हिसाब से आएगा, ये आपको तीनों सेट देखने पर ही ज़्यादा लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।